ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वागत आप सभी का नीलम मलकानिया की ओर से। दोस्तों, कल से पूर्णबंदी या लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। ऐसे में देश को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपका कोई बहुत ज़रूरी काम है या आप किसी की मदद करना चाहते हैं या आपको इमरजेंसी में बाहर निकलना पड़ रहा है, तब भी आप सबसे पहले ऐसा कीजिएगा कि अपनी जगह के हिसाब से आप अपने जोन का पता कीजिए और ये पता लगाइए कि आपको कौन कौन सी रियायतें दी गई हैं जोन के अनुसार और कौन से ऐसे नियम हैं जिनका पालन आपको अभी भी पूरी तरह पहले की तरह ही करना है। ऐसे में अनजाने में आपसे कोई गलती भी नहीं होगी और फिर कोई परेशानी भी नहीं खड़ी होगी। कई बार हमसे अनजाने में गलती होती है, हमारी इच्छा बहुत होती है दूसरों की मदद करने की या कोई बहुत ज़रूरी काम होता है, लेकिन जानकारी न होने की वजह से हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। हम ये चाहेंगे कि ये जो बचे हुए दिन हैं, ये लॉकडाउन का जो पीरियड है, ये भी आराम से बीत जाए और ये जो मुसीबत अभी पूरे देश पर आई हुई है, जो परेशानी है, इससे भी हम सबको निजात मिले एक दूसरे का सहयोग करते हुए। आपके लिए लेकर आए हैं हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि से जुड़े मुद्दों और सुधार की स्थिति की समीक्षा की। नितिन गडकरी ने कहा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए जल्द ही राहत पैकेज की घोषणा होगी। देश में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों की दर 26.5% से अधिक हुई। विभिन्न राज्यों के प्रवासी मजदूर और छात्र अपने गृह नगर पहुंचने लगे हैं और सरकार ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधार और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। बैठक में कृषि बाजार, अतिरिक्त उपज का प्रबंधन, किसानों तक संस्थागत ऋण और कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त करने पर विचार विमर्श किया गया है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में पूरी मूल्यवर्धन श्रृंखला का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर बल दिया। बैठक में कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि व्यापार में पारदर्शिता और किसानों तक अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए किसान उत्पादक संगठन की भूमिका मजबूत करने का फैसला किया गया। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्दी ही MSSE क्षेत्र के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि राहत पैकेज की सिफारिश मंत्रालय और प्रधानमंत्री को भेज दी गई है। इस पैकेज की घोषणा शीघ्र होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सभी संभव पक्षधारकों को लोगों का जीवन और आजीविका सुनिश्चित करते हुए कोरोना महामारी के संकट से उभरने के प्रयास करने चाहिए। श्री गडकरी ने उद्योग से संकट की इस घड़ी में सकारात्मक रुख बनाए रखने की अपील की। देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 26.56 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान इस बीमारी से 1061 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही बीमारी से ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या 9,950 हो गई है। देश में अभी तक कोविड-19 से 37,336 लोग संक्रमित हुए हैं। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। विभिन्न राज्यों के प्रवासी मजदूर और छात्र अपने गृह नगर पहुंचने लगे हैं। रेल मंत्रालय ने पूर्णबंदी के कारण विभिन्न राज्यों में फंसे कामगारों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय किया है। ये रेलगाड़ियां 2 राज्य सरकारों के अनुरोध पर केवल गंतव्य स्थान पर ही रुकेंगी। इन रेलगाड़ियों के सहज संचालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। यात्रियों को बसों से स्टेशन लाकर जांच की जाएगी। यात्रा के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इन यात्रियों को भेजने वाली सरकार भोजन और पानी मुहैया करवाएगी। गंतव्य स्टेशन पर भी यात्रियों की जांच और संगरोध की व्यवस्था की जाएगी। सरकार ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर में शिक्षा देने के लिए सोशल मीडिया और विभिन्न तकनीक के इस्तेमाल के लिए अध्यापकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं।
ये रुचिपूर्ण है जिनका इस्तेमाल बच्चे, अभिभावक और अध्यापक घर पर रहकर भी कर सकते हैं। इन तक मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविजन, एसएमएस और विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में कहा कि बहुत सारे छात्रों के मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं हो सकता है या उनका मोबाइल फोन सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में अध्यापक, अभिभावकों और छात्रों को एसएमएस या फोन के जरिए सलाह देंगे। उन्होंने बताया कि 11वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए वैकल्पिक शैक्षिक कैलेंडर जल्द जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कैलेंडर में दिव्यांगों समेत सभी बच्चों की आवश्यकता का ध्यान रखा गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। भारत में रहने वाले दोस्तों, जापान से नमस्कार। मेरा नाम योशियो है। मैं जापानी हूँ। जापान के एक छोटे से शहर तोयोहाशी में रहता हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं और घर पर ये वीडियो देख रहे हैं या मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। मुझे इसलिए हिंदी आती है क्योंकि मैं 2001 से 2013 तक दिल्ली में रहकर हिंदी का अध्ययन और अनुसंधान करता था और मैंने 2013 में जेएनयू से पीएचडी हिंदी प्राप्त की थी। जब भारत में रहता था, हर हफ्ते 2-3 हिंदी फिल्में देखता था। मैं हिंदी फिल्मों का प्रेमी हूँ। देखिए, मुझे हिंदी आनी चाहिए ना। जापान वापस आने के बाद कभी यहाँ के विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूँ, कभी हिंदी फिल्मों का अनुवाद करता हूँ या फिर भारत के बारे में लिखता रहता हूँ। पेशे से अब मैं एक निजी हाई स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। जापान भी कोरोना वायरस के कहर से आज़ाद नहीं है। अब तक 15,000 से अधिक मरीज हैं और 400 से अधिक मृतक। फिर भी टोक्यो या ओसाका जैसे महानगर भी लॉकडाउन की स्थिति में नहीं है। आप बाहर निकल सकते हैं और आना जाना हो सकता है। पर देश भर में इमरजेंसी लागू तो की गई है। स्कूल और विश्वविद्यालय, सिनेमाघर और जिम, रेस्तरां और काफे सब बंद हैं। त्योहार और अन्य कार्यक्रम रद्द हो रहे हैं। जहां तक हो सके इंटरनेट के माध्यम से घर से काम करने का अनुरोध दिया गया है। जनता खुद पर संयम रखकर गैर जरूरी काम के लिए बाहर न निकलने की और घर पर ही रहने की कोशिश कर रही है। मैं भारत के बारे में भी सुन रहा हूँ। देश भर में लॉकडाउन लागू होने के बाद आप लोग घर पर रहकर कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि दिल्ली की हवा बिल्कुल साफ हो गई है और रात को तारे दिखते हैं। उत्तर भारत के कुछ शहरों में हिमालय पर्वत दिखने लगा। लगता है भारत में विजय का वक्त अब दूर नहीं है। ऐसी अभूतपूर्व स्थिति में भारत से कुछ दुखद समाचार मिल रहे हैं। इरफान खान साहब और ऋषि कपूर साहब का निधन। ऋषि साहब से मेरी मुलाकात हुई नहीं, पर इरफान साहब से न केवल मुलाकात हुई थी बल्कि उनकी फिल्म में मैंने एक छोटी सी भूमिका भी निभाई थी। उस फिल्म का नाम है पान सिंह तोमर। उसमें टोक्यो का सीन था और मेरी भूमिका टोक्यो के सीन में एक अनुवादक की थी। शूटिंग टोक्यो में नहीं, मुंबई के अंधेरी स्टेडियम में हुई थी और मुझे शूटिंग के लिए 2 बार दिल्ली से मुंबई जाना पड़ा क्योंकि पहली शूटिंग के दिन बहुत बारिश हुई थी और सेट नष्ट हो गया था। दूसरी शूटिंग के दिन इरफान साहब की एक्टिंग आंखों के सामने देखने का अवसर मिला। मुझे उनके साथ एक्टिंग करनी थी, इसलिए बिल्कुल आमने सामने होकर उनकी एक्टिंग देख रहा था। एक सीन के लिए कई टेक लेने होते हैं और मेरे लिए हर टेक में एक ही एक्टिंग करना बहुत मुश्किल था। कभी इधर कभी उधर हो जाता था, पर इरफान साहब हर टेक में बिल्कुल एक ही एक्टिंग करते थे। लगा एक्टर हो तो ऐसे। उनसे बातचीत भी हुई थी। याद है वे मुझसे कन्फ्यूशियस के बारे में पूछ रहे थे। वैसे तो कन्फ्यूशियस चीनी दार्शनिक हैं, उनके विचार से जापानी भी प्रभावित हैं। जब फिल्म रिलीज हुई,
मैं दोस्तों के साथ देखने गया। मेरी एक्टिंग इतनी खराब थी कि पूछे मत। उसके बाद कोई ऑफर नहीं आया, पर इरफान साहब की तो थी जबरदस्त। बाद में इरफान साहब और उस फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। इरफान साहब, आपके चले जाने की खबर सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। आप और जीते होते तो और भी महान अभिनेता बन जाते। कभी आप जापान आते तो और भी अच्छा होता, आपको जापान घुमाता। खैर, अब विदेश तो क्या, घर से बाहर निकलना ही मना है। मैं आशा करता हूँ जल्द से जल्द दुनिया कोरोना वायरस को हरा सके और कोई भी बिना किसी चिंता के बाहर घूम सके और आप लोग जापान आ सके। जय हिंद। धन्यवाद। मित्रों, मैं हरिसुमन बिष्ट हूँ। मैं कहानियाँ, उपन्यास, नाटक और यात्रा वृत्तांत लिखता हूँ। आजकल हम लोग लॉकडाउन में हैं, मैं भी और आप लोग भी। मनोरंजन के लिए हम लोग या टेलीविज़न देखते हैं या रेडियो सुनते हैं। मैं मनोरंजन के लिए आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी आपको अच्छी लगेगी और मुझे आपको कहानी सुनाने का सौभाग्य मिलेगा। यह कहानी मेले की माया मैंने नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक वर्कशॉप आयोजित की थी। उस वर्कशॉप में मैंने ये कहानी तैयार की थी। इस कहानी में गांव का नाम है हाट। यहाँ जसवंत सिंह नाम के व्यक्ति रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, बेटे का नाम मोहन और बेटी का नाम माया। गांव के हाई स्कूल में मोहन 10वीं कक्षा में और माया 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। माया पढ़ने में अच्छी थी। एक दिन जसवंत सिंह अचानक बीमार पड़ गए। रुपयों के अभाव में उनका इलाज नहीं हो सका तो उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी और बच्चे अनाथ हो गए। पिता की मृत्यु के बाद एक दिन मोहन ने माँ से कहा, माँ, खेतों में फसल होती नहीं, हम दोनों की आगे की पढ़ाई का खर्च कैसे चलेगा। माँ ने कहा, मैं भी यही सोचती रहती हूँ बेटा, तुम्हारे पिता जीवित होते तो मेहनत मजदूरी कर लेते, मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता तो कुछ कमा लेती। मोहन सोच में पड़ गया। माँ और बहन के लिए खाना जुटाना कठिन हो गया। वह पैसे कमाने की मंशा से दिल्ली चला गया। चांदनी चौक की एक दुकान में उसे काम मिल गया। बहुत खुश हुआ। लाला गेंदामल को भी ऐसी ही मेहनती और होनहार कर्मचारी की ज़रूरत थी। 2000 रुपये की पगार पर उसने काम मंजूर कर लिया। खा पीकर जो कुछ बचता उसे मोहन ने अपनी माँ को भेजना शुरू कर दिया। घर का खर्च चलने लगा, पर माँ को माया की चिंता सताने लगी। गांव की बेटियों के विवाह हो रहे थे। माया के लिए भी अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे। माया की कमज़ोर काया देखकर कहीं बात बन नहीं रही थी। माँ ने मोहन को पत्र लिखा। मोहन को भी बहन की चिंता हुई। वह गांव आया। इलाज के लिए माया को दिल्ली ले गया। वहाँ उसने लाला गेंदामल को सारी बातें बताई। गेंदामल ने उसे हेल्थ मेले में जाने की सलाह दी, जहाँ महिलाओं के स्वास्थ्य जांच की सभी सुविधाएं मौजूद थीं। मोहन ने हेल्थ मेले की अधिक जानकारी ली। मेले का आयोजन अशोकनगर में होना था, जो उसके निवास से अधिक दूर नहीं था। बहन को साथ लेकर मोहन मेले में आया। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद माया डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसके स्वास्थ्य के संबंध में पूछा, उसके खान पान के बारे में जाना। माया बताती गई। डॉक्टर उसे रजिस्ट्रेशन कार्ड पर लिखता गया। सारी बातें मालूम करने के बाद डॉक्टर ने माया के शरीर पर आला लगाया। लंबी लंबी सांस लेने व सांस रोककर धीरे धीरे छोड़ने को कहा। उसकी आंखें देखी, गला देखा, जीभ का रंग देखा और नाखून का रंग देखा। फिर उसे 2 शीशियाँ थमा दी। एक शीशी में पेशाब और दूसरी शीशी में खून के नमूने देने को कहा। माया परेशानी में पड़ गई। खून की जांच के लिए बना काउंटर तो उसने देख लिया था, पर मेले में शौचालय उसे नहीं दिखा। माया की परेशानी डॉक्टर समझ गया। उसने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, मेले में शौचालय की भी व्यवस्था है।
जांच के लिए खून देकर वह शौचालय गई। पेशाब का नमूना शीशी में लेकर नर्स को दे आई। रिपोर्ट मिलने तक माया सामने की कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आया। वह कुर्सियों पर बैठी महिलाओं को बताने लगा कि इस मेले का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य की देखरेख करना है। महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो घर व्यवहार के काम ठीक से चलेंगे, घर में किसी तरह का तनाव नहीं होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दवाइयाँ और इलाज पर फिजूल का खर्च नहीं होगा। उन रुपयों से घर का रहन सहन और बच्चों की पढ़ाई होगी। माया को डॉक्टर की बातें अच्छी लगीं। इस बीच उसे नर्स ने आकर बताया खून और पेशाब की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। वह कुर्सी से उठी डॉक्टर के पास चली आई। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखकर बताया वह शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है, एनीमिक है, उसके खून में हीमोग्लोबिन बहुत कम है। अपने खान पान पर ध्यान न दिया तो उसे गंभीर बीमारी हो सकती है। समय पर भोजन न करने से ऐसी कमजोरी आती है। इन दवाइयों से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। उसे हरी सब्जियां, दाल, मौसमी फल, अंडे और सुबह शाम दूध या दूध से बनी चीज़ें खानी होगी। मोहन के हाथ धन्यवाद के लिए जुड़ गए। माया खिलखिला पड़ी। माया के मन में मेले में घूमने की उत्सुकता बढ़ गई। उसने देखा बच्चे और महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। रक्तचाप, मधुमेह, खून की जांच, पेशाब की जांच के लिए अलग अलग काउंटर बने हैं। उसने मोहन से कहा, हमारे हाट में भी ऐसे अभियान चलते हैं भाई, पर वहाँ तो इस तरह का आयोजन कभी नहीं होता। सुन रहे हो, वहाँ भी डॉक्टर कुछ बता रही हैं। भैया, मेरा मन तो सचमुच यहीं बैठकर डॉक्टर की बातें सुनने को कर रहा है। एक बार ठीक हो जाओ बहन, उसके बाद दिन भर बैठी रहना। इस समय तो वापस चले। मोहन और माया घर लौट आए। हेल्थ मेले से मिली दवाइयों को माया गौर से देखती रही। मोहन ने उसके ध्यान को भंग करते हुए पूछा, डॉक्टर का बताया याद है ना? हाँ, मुझे सब कुछ याद है भाई। भूली तो नहीं बहन? नहीं, हेल्थ मेले में मैं अकेली जा सकती हूँ। ऐसी भूल न करना, इतवार के दिन मैं साथ चलूँगा। इतवार आया, माया अकेली मेले में जाने लगी। मोहन की नज़र पड़ी। वह बोला, कहाँ जा रही हो माया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं मेले में जा रही हूँ भाई, आज डॉक्टर से जांच करवानी है। यह तो मुझे भी मालूम है, किंतु अकेली? तुमने तो मेले में दिखाई दिया था। हिम्मत करके देखती हूँ। माया को वहाँ पहुँचने में कोई परेशानी नहीं हुई। काउंटर पर कार्ड में तारीख दर्ज करवाई। डॉक्टर के पास अधिक समय नहीं लगा। वह प्रसन्न होकर महिलाओं के बीच बैठ गई। सभी महिलाएं डॉक्टर के बोलने की प्रतीक्षा कर रही थीं। डॉक्टर आई, उन्होंने बोलना शुरू किया। हम लोग देखते हैं हमारे समाज में लड़कियों के साथ खान पान में भेदभाव किया जाता है, जिससे लड़कियां कुपोषण की शिकार होती हैं। लोग अक्सर लड़कियों की शादी कच्ची उम्र में कर देते हैं। कच्ची उम्र में उनको गर्भधारण करना पड़ता है। विवाहित लड़की माँ बनना तो चाहती है, परंतु कच्ची उम्र में गर्भधारण करने से उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा वह नहीं सोचती। कच्ची उम्र में गर्भधारण करने से शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिस कारण अनेक बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इससे ना तो वह खुद कभी स्वस्थ रह पाती हैं, न शिशु को ही स्वस्थ जीवन दे पाती हैं। माया ने बहुत कुछ सीखना चाहा। मेले में साक्षरता का मंच था। वहाँ लोग बता रहे थे माँ का शिक्षित होना जरूरी है। बच्चों की पहली शिक्षा घर में ही मिलती है। पहली शिक्षिका माँ ही होती है। माँ शिक्षित हो तो बच्चे भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। माया के कदम आगे बढ़े। उसकी नज़र मोहन पर पड़ी। वह चौंक कर बोली, भैया तुम कब आए यहाँ? बहन, मैंने सोचा तुम गांव से आई हो, रास्ता भटक जाओगी, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे ही चला आया। मैं रास्ता ढूंढ लूँगी भैया, आप वापस चलो बहन, मोहन ने कहा। व्यावहारिक शिक्षा केंद्र भी तो देखना है भैया, कहाँ है वह? यह तो मुझे भी नहीं मालूम, माया ने कहा। आगे बहुत बड़ा हॉल था। खिलौने, बैग, बेडशीट, बेड कवर, कुशन, वॉल हैंगिंग, कालीन, शो पीस, चूड़ियाँ, मोमबत्ती वहाँ रखी हुई थी। करीने से रखी चीज़ें उसे अच्छी लगीं। माया ने एक चूड़ी उठाई, उसे हाथ में डालने लगी। काउंटर पर खड़ी महिला ने उसे बताया, ये सारी चीज़ें आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं ने बनाई हैं। उन्हें बिक्री के लिए रखा गया है। दूर दूर से आए लोग इन्हें खरीदते हैं।
माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे खुश देखकर मोहन ने पूछा, डॉक्टर ने फिर कब बुलाया है? 15 दिन बाद, मगर मैं वहाँ हर इतवार को आया करूँगी। क्यों? हेल्थ मेले में आना अच्छा लगता है। दिन माया स्वस्थ होने लगी, गांव लौटी। अब माँ उसे पहले से अधिक कमज़ोर लगी। गांव की महिलाएं और बच्चे उसे सब कमज़ोर और बीमार दिखते। गांव की सहेलियां और महिलाओं ने उसके स्वास्थ्य के विषय में पूछा। उसने सभी को हेल्थ मेले की कहानी सुनाई। सहेलियां और गांव की महिलाओं को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वे सब उससे पूछते, माया, तुमने सच में अस्पताल में इलाज नहीं करवाया? रोज़ दूध पीने, दूध में बनी चीज़ें, हरी सब्जी, दाल, अंडे खाने से दवाइयों की ज़रूरत ही कम पड़ी। तब तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हाँ हाँ, ऐसा करोगी तो स्वस्थ रहोगी। एक दिन माया ने खुश होकर गांव से मोहन को पत्र लिखा। भैया, हेल्थ मेले की बातें मैंने गांव की महिलाओं को बताई। वे सब कहती हैं कि उन्हें भी अपने स्वास्थ्य की जांच करवानी है। दिल्ली शहर के डॉक्टर हार्ट नहीं आ सकते। हार्ट की ये महिलाएं दिल्ली तो नहीं जा सकती। मैं सोचती हूँ एक न एक दिन हेल्थ मेला यहाँ भी लगाऊंगी। तब तक स्वास्थ्य के संबंध में जितना मैंने सीखा है उन्हें बता रही हूँ। व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सोचती हूँ आंवला, अदरक, लहसुन का अचार आदि बनाना शुरू करवाऊँ। ये चीज़ें तो गांव में बहुत होती हैं। अगली फसल पर कच्चे आम व्यापारी को नहीं बेचने दूंगी। उनसे अचार, चटनी, मुरब्बा और आम पन्ना बनाकर बाजार में बेचने को कहूँगी। यहाँ काम करने को कुछ है नहीं। खाली बैठी रहने के बजाय कुछ रुपया कमा लेंगी। यहाँ मेरी सभी सहेलियाँ और महिलाएं खुश दिखने लगी हैं। वे सब मेरे साक्षरता केंद्र में आने लगी हैं। किसी किसी ने व्यावसायिक शिक्षा से उत्साहित होकर आंवला तोड़कर उसे सुखाना शुरू कर दिया है। जल्दी ही वे इसे बाजार में बेच आएंगे। फिर उन्हें अच्छा खाना पीना, लत्ता कपड़ा और दवा दारू के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। वैसे भी अच्छा खाना पीना मिलेगा तो उन्हें दवा दारू की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस इतना ही। तुम्हारी प्यारी बहन माया। श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर तुलिका चंद्रा, जो कि अर्थशास्त्र विभाग MKP PG कॉलेज में कार्यरत हैं और अर्थशास्त्र पढ़ाती हैं। डॉक्टर तुलिका चंद्रा, आज इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर तुलिका चंद्रा, ये लॉकडाउन का समय है और सोशल डिस्टेंसिंग पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। आप क्या मानती हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कितना आवश्यक हो गया है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसे हमें अपनाना ही होगा और तभी जाकर हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं। आपके विचार? मेरा तो ये मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो आप बात कह रहे हैं, तो ये इस समय एक औषधि के रूप में है। लेकिन सबसे पहला जो इस बीमारी से लड़ने का हथियार है हमारे पास, और बड़ा सशक्त हथियार है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। और सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम बीमारी को जो पहली चरण में खत्म कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, तो वो मैं मानती हूँ सोशल डिस्टेंसिंग है। हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो इसका अनुपालन करें? देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये महामारी जो है, मतलब इस समय हमारा ही देश नहीं, हम तो विकासशील देश हैं, जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने भी इसके आगे घुटने टेक दिए हैं। तो बहुत मतलब संकट की घड़ी है। और मेरा सिर्फ यहाँ पर अब जो हमारी बात सुन रहे हैं उनसे एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार दिन रात प्रयास कर रही है। बिल्कुल जिसे कहना चाहिए, ये जो महामारी है एक लड़ाई की तरह इसका सामना कर रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार के निर्देशों को मानो और सरकार जो प्रयास कर रही है उसकी लड़ाई को किसी भी तरह कमजोर न पड़ने दें हम। डॉक्टर तुलिका चंद्रा, हमारे जो बहनें हैं इस समय इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से जो हैंड हाइजीन की बात कही जा रही है कि बार बार हम हाथ धोएं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? थोड़ा बताएं कि इस वायरस से किस तरह से हाथ धोने से हम लड़ सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको इसमें विस्तार से बताना चाहूंगी कि हम जानते हैं कि महिलाएं हमेशा से ही एक मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी भूमिका निभाती आई हैं, और इस संकट की घड़ी में तो और भी उन्हें सजग होना है और सतर्क होना है। अब आपने हाथ धोने वाली बात कही है, तो हाथ धोने वाली बात का तो हमें हाथ धोकर ही पीछे पड़ जाना है। लेकिन उसके साथ में मैंने कुछ पंक्तियों के द्वारा महिलाओं की जिद और जज्बे को दर्शाना चाहूंगी। मतलब मैं यहाँ आपको विशेष रूप से एम्फसाइज करना चाह रही हूँ कि जिद भी है और जज्बा भी है। नंबर 1, मैं सैनिक बनकर कोरोना को घर की दहलीज में दाखिल नहीं होने दूंगी। मैं बड़े बुजुर्गों की सेवा करके, ध्यान रख के
डॉक्टर की आवश्यकता पड़ने नहीं दूंगी। मैं बच्चों को बढ़िया बढ़िया भोजन फास्ट खिलाकर होटल रेस्टोरेंट की याद आने नहीं दूंगी। मैं यदि किसी काम से जुड़ी हूँ, जैसे कोई टीचर है, कोई बैंक में है, मैं यदि किसी काम से जुड़ी हूँ तो उसे घर से पूरा करने में कोई कमी आने नहीं दूंगी। आखिर में मैं बातचीत के द्वारा घर के सभी सदस्यों को कोरोना से कैसे बचें, क्या क्या करें आदि निर्देशों को भूलने नहीं दूंगी। वाह। जिसमें आपने विशेष रूप से बात करी थी हाथ धोने की, तो आप ये देखिए हमारी तो पुरानी परंपरा चली आ रही है। अगर हम अपने गांव का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले घर में कोई आता था तो वो बाल्टी से मग के हाथ धुलाए जाते थे, पैर धुलाए जाते थे, तब वो एंटर करता था। डॉक्टर तुलिका, आपने कहा जी। कि आप हैंड हाइजीन जी। पे काफी जोर देंगी, घर में किसी को जी। भी भूलने हाँ। नहीं देंगी, जो हाँ दिशा जी, निर्देश हाँ जी। हैं भारत वो मैंने सरकार के। आपसे- हम जानना जी। चाहेंगे कि इस समय क्या दिनचर्या रहनी चाहिए, कुछ नया करने की इच्छा भी होगी, क्योंकि लगातार घर के अंदर हैं, मानव प्रकृति से ही स्वच्छंदता चाहता है, लेकिन जब हम हाँ, घर के हाँ। अंदर हैं, खास तौर से महिलाएं बच्चों की देखभाल हाँ। भी कर रही हैं, बड़ों की भी देखभाल हाँ। कर रही हैं, तो अपनी हाँ। दिनचर्या को किस तरह से व्यवस्थित वो कर सकती हैं कि कुछ नया कर पाए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है। आप ये देखिए बहुत साधारण सी बात है कि घर के वातावरण को खुशनुमा रखना है, क्योंकि इस समय चारों ओर आप ये देखिए 1.25 महीना हो जाएगा हम घर के अंदर हैं, तो तय बात है कि मानसिक रूप से भी कई लोग थोड़ा सा इसमें अस्थिर हो जाते हैं कि भाई हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो एक तो घर में पॉजिटिविटी रखनी है, और इसमें मैं समझती हूँ महिला की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों को वो खाना बनाने की नई नई तरीके, क्योंकि देखिए भाग दौड़ में ये सही बात है कि बच्चों को समय नहीं मिल पाता था, तो थोड़ा सा ये हमें समय मिल गया है कि बच्चों को घर के काम के लिए थोड़ा सा उन्हें तैयार करें, उन्हें इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें। आपने कहा महिला की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मल्टी डायमेंशनल भूमिका की बात आपने की, वो परिवार की धुरी भी है। इस समय परिवार बिल्कुल। नामक जो संस्था है वो भी बहुत मजबूत हुई है, हमारी जो हाँ, बॉन्डिंग हाँ। है वो भी बहुत मजबूत हुई है। बिल्कुल, हम बिल्कुल, बच्चों को बिल्कुल। समझ पा रहे हैं, बच्चे हमें समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमें हमारे समझ पास पा समय रहे हैं। है। यही समय आप है बिल्कुल जब हम सही कह रहे हैं। बुजुर्गों के प्रति भी सम्मान दिखाएं, जो परिवार है उसके बारे में जानें, एक दूसरे को समझें। आपका क्या मानना है? बिल्कुल, ये तो आप ये देखिए कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है जॉइंट फैमिली सिस्टम पे पूरा आधारित थी, और कुछ ऐसा समय आया 1991 के बाद मल्टीनेशनल कंपनीज आई, बच्चे अपने बाहर नौकरियों पे चले गए, तो घर के अंदर जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको फिर से जागृत कर दें, उसको फिर से जीवित कर दें, और तो महिला एक बहुत ही केंद्रीय भूमिका निभा सकती है और अपनी इस संस्कृति को बिल्कुल जीवित कर सकती है। और आप ये देखिए कि अभी कोरोना की लड़ाई में तो सफल होंगे ही होंगे। आने वाले किसी भी इस तरह की जो महामारी है या कोई भी प्रकार का संकट है, हम लोग बहुत आपस में जुड़ जाएंगे, बहुत सशक्त हो जाएंगे, और फिर लड़ाई छोटी हो या बड़ी हो उसका सामना हम बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। डॉक्टर तुलिका चंद्रा, इस बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत के लिए, और ये बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण आपका है, और ये हम सबका होना चाहिए कि हम विजयी होंगे। आपने आकाशवाणी से बातचीत की, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी दर्शकों श्रोताओं को सुरेंद्र चांदना, रिटायर्ड अधिकारी लेखक हिंदी सरायकी का प्यार भरा नमस्कार। कोरोना त्रासदी पर चंद लाइनें आपकी सेवा में हाजिर हैं। सुनो रो बहनों भाइयों, कहता बजा मृदंग, फिर से लड़नी है हमें अब अधर्म से जंग। पहले आए वायरस धर रावण कंस वेश, अब के नीति छद्म है कोरोना है भेष। हथियारों से युद्ध नहीं बदला है परिवेश, घर पर रहकर लड़ना है सेवक का आदेश। तन की दूरी राखिए दिल ना राखें दूर, दुश्मन को जब दिखे ना खुद हो जाए चूर। शूरवीर सेवक प्रजा मिलकर लड़ती जंग, देख हमारे हौसले दुश्मन भी है दंग। जुगनू सी औकात है पर सूरज का तेज, कोरोना रोए भाग्य पर इतना करो परहेज। आरोग्य सेतु बन चुका रहो इस पर सवार, निर्दोषों को मानिए कोरोना की निश्चित हार। अधर्म सदा ही हारता संग रहे जब मीत, होकर रहता चांदना जले दिया जब प्रीत। संकट मोचन संग हमारे दिल से करो पुकार, मिट जाएंगे दोष सब फिर से वही बहार। संकट मोचन संग हमारे
दिल से करो पुकार, मिट जाएंगे दोष सब, फिर से वही बहार, फिर से वही बहार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें। आपदा की इस घड़ी में देश और देशवासियों का तन मन धन से सहयोग करें। प्रणाम। मिलते हैं एक नए संदेश के साथ। नमस्कार। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपकी प्रतिक्रिया का, आपके संदेशों का air12nm@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और नियमों का पालन करते रहिए। आपके स्वास्थ्य की कामना करते हुए अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।